सभी विद्यार्थियों का एपेक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहना है। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है। क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन है जो पुलिस में, SSC/GD में और ग्रुप डी वगैरह में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है। तो मूल मात्रक को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले 7 मूल राशियां बताई गई। 7 मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं, उन्हीं से आंसर निकल के आएगा। मूल मात्रक नहीं, सबसे पहला ऑप्शन में एम्पियर, कैंडला, मोल या फिर रेडियन। तो 7 मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं। जैसे एम्पियर को ये इसमें किसका मात्रक है, ये है विद्युत धारा का। इसका है विद्युत धारा। इसके बाद दूसरा आता है, ये कौन सा लिखा हुआ है, क्या है, कैंडला। ये किसका मात्रक है, ये ज्योति तीव्रता का। इसका है ज्योति तीव्रता, ये कैंडला होता है। इसके बाद अगले अगर बात किया जाए कौन सा है मोल, ये किसका होता है, ये होता है पदार्थ की मात्रा का। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। ये पदार्थ की मात्रा। रेडियन, ये किसका होता है, ये कोण का होता है। ये किसका होता है, कोण। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। लंबाई, ठीक है, दूरी का, द्रव्यमान किलोग्राम, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत धारा को एम्पियर में, ठीक है, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा मोल। तो इसमें समझ में आ रहा है कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है। 7 मूल राशियों के अलावा जो संपूरक ये बताए गए थे, कौन सी राशि बताई गई थी, तो कोण बताया गया था, दूसरा है घन कोण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा, रेडियन। ठीक है, ये मूल मात्रक में नहीं आता है। बाकी एम्पियर, कैंडला, मोल ये सब आते हैं किसमें, मूल मात्रक में, क्योंकि मूल राशियों के मात्रक हैं। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का क्या है, कैंडला, और पदार्थ की मात्रा का मोल है। बाकी ये संपूरक में है। तो कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए, ये चीजें देखेंगे आप लोग, सारी चीजें नोट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, देखिए दूसरा क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है खगोलीय दूरी। क्या कह रहा है, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक खगोलीय दूरी यानी क्या होती है, यानी कि जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की एक औसत माध्य दूरी होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई इसमें से क्या दे रहा है, सबसे बड़ा इकाई क्या है इसमें से, किलोमीटर है, अश्वशक्ति है, पारसेक है या लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष है। तो क्या सही हो जाएगा इसमें से, क्या सही हो जाएगा, खगोलीय दूरी किलोमीटर मापने यानी कि अश्वशक्ति, पारसेक या लाइट ईयर। तो सबसे बड़ा इसमें मात्रक क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा, तो क्या हो जाएगा, ये पारसेक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खगोलीय दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक होती है। ठीक है, एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, तो बताएंगे 3.26 क्या होते हैं, ये लाइट ईयर होते हैं, प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है, ये, और एक प्रकाश वर्ष कितने के लगभग बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष की बात की जाए यानी कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। कितना, 9.26 × 10⁻15 मीटर। एक लाइट ईयर अगर किलोमीटर करेंगे तो 15 की जगह पे 12 कर देंगे। ठीक है, यानी कि खगोलीय दूरी मापने का जो सबसे बड़ी इकाई है वो बच्चे कौन सी, पारसेक है। उससे छोटा मात्रक होता है लाइट ईयर होता है। कौन सा होता है, प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, किलोमीटर। अश्वशक्ति जानते हैं, अश्वशक्ति ये क्या होती है, ये हॉर्स पावर इसको कहा जाता है। ठीक है, जो मशीनों की बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, जो हैवी मशीनें होती हैं, मशीन इनकी जो पावर यानी क्षमता को किसमें मापा जाता है, अश्वशक्ति मापते हैं। ठीक है, एक अश्वशक्ति, एक 1 हॉर्स पावर
कितने वॉट के बराबर होता है? आप बताएंगे 746 वॉट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति होती है। ठीक है, चलिए बाकी दूरी मापने का है किलोमीटर, ये चीज आप याद रखेंगे, किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? डेसिबल से क्या ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है? बिल्कुल सही बात है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। डेसिबल से क्या है? ध्वनि की तीव्रता। अश्वशक्ति किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। पास्कल यानी ये एसआई पद्धति में किसका मात्रक होता है? दाब का मात्रक होता है। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये चीज आपको याद रखना, ठीक है? नहीं पूछ रहा है। ओम दिया है विद्युत उष्मा, लेकिन ओम होता किसका है? सुमेलित तो यही सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये विद्युत प्रतिरोध का होता है, विद्युत उष्मा का नाम करके किसका होता है? मात्रक होता है ओम प्रतिरोध का। ठीक है, तो 3 ऑप्शन सुमेलित है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, शक्ति की इकाई, पास्कल से दाब मापते हैं। ठीक है, ओम विद्युत उष्मा, ये ऑप्शन आपका सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। ये ऑप्शन क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात किया जाए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा कई बार गया है पेपर में। एक अश्वशक्ति कितने के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर। एक अश्वशक्ति कितने के बराबर होता है? कितने वाट होते हैं एक अश्वशक्ति में? बताया शक्ति का मात्रक सामर्थ्य, इसको वाट होता है। शक्ति होती क्या है? किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, पावर P बराबर होता है W अपान P। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? वॉट होता है, वॉट के सम्मान में। ठीक है, तो वाट एक अश्वशक्ति में पीछे बताया था कितने वाट के बराबर? 850, 846, 750, क्या हो जाएगा बच्चे? 746, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ठीक है, 746। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट क्या है? हाँ, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही, इसमें से पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी। अमीटर यानी कि जो अमीटर ये यंत्र होता है, इससे विद्युत धारा मापी जाती है। इलेक्ट्रोमीटर से सोने की शुद्धता। ये क्या लिखा है? ये लिखा है बैरोमीटर से क्या है? वायुमंडलीय दाब आएगा यहाँ पे, और दिया है दाब पास्कल। ठीक है, दाब को मापा जाता है किसमें? पास्कल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमीटर से विद्युत धारा, बिल्कुल सही है। ठीक है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, और दाब की इकाई क्या यानी कि पास्कल। ठीक है, ये भी सही है। इलेक्ट्रोमीटर, ये ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रोमीटर से क्या सोने की शुद्धता मापी जाती है? क्या सोने की शुद्धता मापते हैं इलेक्ट्रोमीटर से? इससे तो बच्चे दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? इलेक्ट्रोमीटर से। तो यही ऑप्शन आपका क्या है? सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी ये वाला आपका गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत मापने की इकाई क्या होती है? तो बिल्कुल सही, पहले ऑप्शन पे लिखा है डॉप्सन यूनिट से मापा जाता है, डॉप्सन पैमाने से। दूसरा ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है? क्यूसेक, लक्सीमीटर, ठीक है, या डेसिबल। इसमें से क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ओजोन परत मोटाई मापने की इकाई क्या होती है बच्चे? इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। ओजोन परत की मोटाई लगभग बात किया जाए तो 330 डॉप्सन यूनिट के आसपास होती है। जब ये घटके लगभग 220 के आसपास आ जाती है डॉप्सन यूनिट, तो ये माना जाता है ओजोन में छिद्र हो रहे हैं। ठीक है, ओजोन परत पाई किस मंडल में जाती है? आप बताएंगे समताप मंडल में, समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत को नुकसान सबसे ज्यादा किससे होता है? किस गैस से होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से होता है। ओजोन परत को बचाने के लिए जो दूसरा सम्मेलन था 16 सितंबर 1987 को बुलाया गया था। कहाँ पे? कनाडा का एक शहर कौन सा है? मॉन्ट्रियल। क्या नाम है इसका? मॉन्ट्रियल। यहीं से निकल के आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध आप किससे बताएंगे? तो बताएंगे ओजोन लेयर से है। किससे बताएंगे? ओजोन परत से है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ओजोन परत की खोज 1913 में हुई थी। 1913 में किसने किया था? 2 लोगों ने किया था, चार्ल्स फैब्री। किसने? चार्ल्स फैब्री
और हेनरी बुशॉन ने। और किसने किया था? हेनरी बुशॉन। ये चीज आप याद रखने के लिए बुशॉन, ठीक है, बुशॉन। ओजोन छिद्र के बारे में पता कब चला? तो ये पता चला था 1984 में। ओजोन छिद्र के बारे में कब पता चला था? 1984 में, करीब 71 वर्षों बाद। 3 लोग थे, जोसेफ फार्मैन, जे संक्लीज और पी गार्डनर। कहाँ गए थे? अंटार्कटिका अभियान पे गए थे। तो उन्होंने ओजोन परत पे काफी यानी छिद्र देखे, छिद्र क्या पतली हो रही थी। तो ओजोन छिद्र के बारे में वहीं से क्वेश्चन बनाए। ओजोन छिद्र को मापते किसमें? डाप्सन में। क्यूसेक से द्रव का प्रवाह मापा जाता है, ठीक है। और डेसिबल से क्या होती है? ध्वनि तीव्रता को मापने की इकाई होती है। डेसिबल किसकी इकाई होती है? ध्वनि तीव्रता की। इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। ओजोन परत मापी जाती है डाप्सन यूनिट में। बाकी यहाँ पे हमने कई सारी चीजों को डिस्कस किया है, बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ा जाए। अगला नेक्स्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है? हाँ, निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है? अक्सर रेलवे के पेपर में, रेलवे के एग्जाम में या फिर कभी कभी जो पुलिस में पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सी एक सदिश और अदिश राशि बताई गई थी? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? सदिश राशि। सदिश मतलब क्या होता है? पहले सदिश की बात करें, मतलब जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश होता है। अदिश, अदिश मतलब केवल परिमाण होता है, उसमें केवल उसको मापा तोला जाता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई दिशाएं नहीं होती है। बल एक ऐसी राशि है, तो बच्चे बल बताएंगे, बल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन कैसी राशि है? तो विस्थापन भी कैसी एक राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन भी एक ऐसी राशि है, ये भी सदिश राशि है, ठीक है। कोणीय वेग, सबसे महत्वपूर्ण एक ट्रिक होती है, वेग जहाँ पे लग जाए, चाहे कोणीय वेग हो, आवेग हो, संवेग हो, ठीक है, रेखीय आवेग हो, तो वो सब सारी की सारी कैसी राशियां होती है? सब सदिश ही होती है। कैसी होती है? सदिश होती है, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन से हो जाएगा? विद्युत धारा, ठीक है। इसको केवल परिमाण इसमें ज्ञात कर सकते हैं, इसकी कोई दिशा नहीं है विद्युत धारा की, तो ये अदिश राशि हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो वही अदिश राशि पूछ रहा है। बल भी एक सदिश है, विस्थापन सदिश राशि है, कोणीय वेग सदिश राशि है। अदिश राशि में क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, ठीक है। करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, देखते हैं। हाँ, निम्न में से कौन सी एक सदिश, ऊपर वाले में अदिश पूछा था, इसमें से पूछ रहा है कौन सी एक जो है क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि है, तो सदिश की परिभाषा बताई, यानी कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी, ठीक है। कौन सी एक अदिश राशि है? क्या द्रव्यमान एक सदिश राशि है? द्रव्यमान एक सदिश राशि है? नहीं, ये तो अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। आयतन भी कैसी राशि है? ये भी एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है, ठीक है। चाल भी कैसी राशि है? ये भी है अदिश राशि। कैसी है? अदिश। लेकिन ये देखिए संवेग, जहाँ पे मैंने बताया वेग लग जाए वहां पे सारी सदिश राशियां होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल जी सही हो जाएगा। संवेग एक मोमेंटम कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगर आगे बात किया जाए, कौन सा एक फिर से पूछना सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसको जो है मापा किसमें जाता है? जैसे सबसे पहला इधर नीचे बात करते हैं द्रव्यमान इकाई क्या है? किलोग्राम है। तो ये क्या ऑप्शन सही है? ये तो बिल्कुल सही है, सही दे रहा है। समय को सेकंड में देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही मापते हैं। समय को सेकंड में, ये भी सही है। ज्योति तीव्रता को किसमें? कैंडला में। ताप को क्या एम्पियर में इसको मापा जाता है? ताप को एम्पियर में, तो यही ऑप्शन क्या है? सही सुमेलित नहीं है। टेम्परेचर, ताप को किसमें मापते हैं? केल्विन में। क्या बताएंगे आप? केल्विन पैमाना, किसमें? केल्विन, ठीक है। केल्विन ये याद रखेंगे। ताप के कई सारे जो मापक भी होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस लेके ये बताया जाता है C/5, इसका सूत्र होता है। न्यूमन स्केल पे 4 होता है, ठीक है। और फारेनहाइट में कितना होता है? F-32/9। और एक और आता है, कौन सा होता है? केल्विन, ठीक है। केल्विन 273 बटे, ठीक है, 273, ठीक है। इसको याद रखेंगे। न्यूमन सेल्सियस में 5, न्यूमन स्केल 4, 32/9, ठीक है। केल्विन का ये 5, तो ये इसका फार्मूला है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे सारे, ठीक है। तो एम्पियर ये विद्युत धारा, एम्पियर क्या बताया गया था पहले? विद्युत धारा, ये मापी जाती है विद्युत धारा। इसमें ऑप्शन नंबर जो गलत होगा वो कौन सा होगा? पहला ही, ठीक है, केल्विन पैमाने। बाकी सभी तीनों क्या है? सही सुमेलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ा जाए। अगला नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं जल्दी से। क्या कहते हैं? कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक या इकाई पूछ रहा है, कार्य, ठीक है। ये देखिए लिखा है, पहले थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है। जल की जगह पे क्या होना चाहिए? जूल, न्यूटन, वाट या डाइन।
इसमें से कौन सा ऑप्शन ये सही होगा? कार्य का मात्रक न्यूटन किसका होता है? ये बल का होता है, ठीक है, SI पद्धति बल का। वाट ये शक्ति का होता है, शक्ति का होता है, ठीक है। CGS पद्धति में बल की इकाई क्या होती है? डाइन होती है। किसमें होती है? ये SI पद्धति में न्यूटन होता है, SI में, और CGS पद्धति में क्या होता है? बल की इकाई डाइन होती है, ठीक है। शक्ति की इकाई वाट। इसमें कार्य का मात्रक सही क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य और ऊष्मा दोनों का मात्रक सही होता है जूल, क्योंकि समस्त कार्य यानी जो होता है ऊष्मा में बदल जाता है, ठीक है, ऊष्मा बदल जाता है, इसलिए कार्य और ऊष्मा दोनों की इकाई क्या होती है? जूल होती है। यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? हाँ, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है? पानी की डेंसिटी यानी उससे कम डिग्री पर वो लगभग जमना चालू हो जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने पे? -4 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, या 4 डिग्री सेल्सियस पे, या 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो पानी का घनत्व अधिकतम कितने पे होता है? ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। कितने पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अगर बात किया जाए, क्वेश्चन अगला क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, जड़त्व के नियम को किसने दिया था? जड़त्व के नियम को किसने दिया था? ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व के नियम किसने दिए थे? पास्कल ने दिए थे। पास्कल ने तो क्या दिए थे? द्रव में दाब संबंधी नियम, द्रव में दाब संबंधी नियम दिए थे पास्कल ने। जितने भी हाइड्रोलिक वाली मशीनें आती हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर की मशीनें आती हैं, ठीक है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करती हैं? पास्कल के दाब संबंधी नियम पे कार्य करती है हाइड्रोलिक मशीनें, हाइड्रोलिक प्रेशर की, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या सही है? ये तो सही नहीं है। जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था, पहला गलत हो जाएगा। न्यूटन ने दिया था नहीं, मार्कोनी ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। न्यूटन का गति से पहला नियम है क्या है कि किसी वस्तु अगर कोई वस्तु विरामावस्था में बनी रहेगी जब तक इस पर कोई वायबल न लगाए, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको जो है जड़त्व या नियम कहा जाता है, इसको गैलीलियो ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। लेवल थोड़ा हल्का है, लेकिन क्या है कि सरल चीजों से हम लोग जो है कठिन को सीखते हैं, ठीक है। लेवल अच्छा है, सारे क्वेश्चनों को तो याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर अगला, हाँ, एक्सरे मशीन के आविष्कारक कौन है? एक्सरे मशीन के आविष्कारक कौन है? एक्सरे मशीन की खोज किसने की थी? किसने आविष्कार किया था? किसने किया था? फैराडे ने। फैराडे, ठीक है। फैराडे आएंगे, राइट बंधु आएंगे, या फिर एडिसन आएंगे। सबसे परिचित है राइट बंधु ने किसकी खोज की थी? एरोप्लेन के हवाई जहाज की थी, ठीक है। फैराडे के नियम पढ़ते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है, विद्युत बल्ब के हैं, ठीक है। इसने एक्सरे मशीन किसने इसके आविष्कार किसने किया था? रॉन्जन। इनका नाम क्या है? विलियम रॉन्जन या रॉटेंजन ये नाम मिलता है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे एक्सरे मशीन की खोज हुई कब थी, ठीक है, यानी विलियम रॉन्जन ने कब की थी, ये आप कमेंट में सभी लोग लिख के बताएंगे, यानी कब खोज की थी एक्सरे मशीन की विलियम रॉन्जन ने। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए प्रकाश, लाइट की अगर बात किया जाए, मैंने बताया था कि सूर्य के प्रकाश में यानी कि सूर्य से 3 प्रकार की रेस आती हैं, 3 प्रकार की किरणें आती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? सूर्य से 3 प्रकार की रेस आती हैं। एक तो होती है औरत, पहले प्रकाश देख लिया जाए कि 3 तरह का है। सबसे पहला होता है औरत रेस होता है, औरत, ठीक है। दूसरी होती है दृश्य किरणें, कौन सी होती है? दृश्य। और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती सबसे घातक होती है पराबैंगनी। कौन सी होती है? पराबैंगनी होती है, ठीक है। पराबैंगनी में भी 3 टाइप की होती है। कौन सी? टाइप ए, बी, सी। सबसे घातक बी और सी होती हैं, यानी ओजोन लेयर इनको पूरा 100% क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। जो पृथ्वी पे आती है जो 10% आती है, ये आती है अल्ट्रावायलेट रे आती है, 90% इसको भी ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। तो प्रकाश में कण और तरंग, इसके कण और तरंग इनके दोनों के गुण पाए जाते हैं। कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, क्यों चलता है? क्योंकि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है यानी वेव लेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य, ये बहुत छोटी होती है। क्या होती है? बहुत छोटी होती है। इसलिए प्रकाश सदैव किसमें चलता है? सदैव ये सीधी रेखा में चलता है। कहाँ चलता है? ये सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। यानी प्रकाश जो हमारे एनवायरमेंट में अगर देखा जाए ऊष्मा संचरण की किस रीत से प्रवेश करता है, तो आप बताएंगे विकिरण से। इससे प्रवेश करता है हमारे एनवायरमेंट में, वायुमंडल में,
किस विधि से प्रवेश करता है? ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि है बच्चे? तो है विकिरण, विकिरण विधि है, इसको आप याद रखेंगे। रेडिएशन से प्रवेश करता है। प्रकाश छोटे छोटे लघु तरंग के रूप में आता है, हमारे एनवायरनमेंट में प्रवेश करता है। जब पृथ्वी से टकराकर वापस जाता है तो ये दीर्घ तरंगों के रूप में रिफ्लेक्ट होकर के ये एनवायरनमेंट के यानी क्षोभ मंडल को पार करता है। ठीक है, तो प्रकाश में मैंने बताया कि और तरंग दोनों छूट पाए जाते हैं। इसी को प्रकाश का द्वैल नेचर कहा जाता है, दोहरी प्रकट कहते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फीजो ने किया था, हाइजेंस ने किया था, स्नेल ने किया था या ऑटो हान ने किया था। ठीक है, तो ये आप बताएंगे किसने किया था? ये किया था हाइजेंस। ठीक है, हाइजेंस ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बनाया कि प्रकाश के किस गुण के कारण जो है हमको वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो वो होता है, कौन सा होता है? रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। किस गुण के कारण? परावर्तन के कारण, परावर्तन गुण के कारण हमको वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ये भी आप पॉइंट इसको नोट करेंगे। ठीक है, इसको पॉइंट आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। चलिए अगला है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है? डायनामाइट, ठीक है, एक विस्फोटक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए डायनामाइट है क्या? डायनामाइट एक विस्फोटक होता है। क्या है? विस्फोटक, विस्फोटक है। ठीक है, डायनामाइट एक विस्फोटक है, यानी कि विस्फोटक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलने पे बहुत भारी मात्रा में ऊष्मा और लाइट देते हैं। ठीक है, और ध्वनि की काफी तेज होती है। तो डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है? चैडविक है। ठीक है, चैडविक ने जानते किसकी खोज की थी? ईंट पर नाच पाए। याद है ना, ट्रिक बताई गई थी, ईंट पर नाच पाए, ईंट पर नाच पाए। ठीक है, ईंट पर नाच पाए, ई का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की, थॉमसन ने की। ईंट पर नाच पाए। इसके बाद अगर बात किया जाए, अगला पर से आ जाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन की रदरफोर्ड। ठीक है, इसके बाद ना यानी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की अगर बात की जाए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। ये जो ऊपर नाम लिखा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की। पाए, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की बच्चे बताएंगे? एंडरसन। किसने किया था? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? आप बताएंगे एंडरसन ने की। बिल्कुल, एंडरसन ने की थी। ठीक है, अब इसमें अगर ये कहा जाए तीन मूल कण कौन से हैं? तीन मूल कण कौन से हैं? बाकी इनके बाद जो जिनकी उत्पत्ति हुई, तीन मूल कणों में इलेक्ट्रॉन और किसको रखा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तीन मूल कण यही माने जाते हैं। जो नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर क्या करते हैं? चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है? तो बताएंगे एक इकाई कैसा होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है? जिसमें एक इकाई जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन में कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन में आवेश रहित होता है, यानी इसमें कोई जो है न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, यानी कोई इसमें आवेश नहीं होता है। अब आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन और है, लिख के बताएंगे किसे जो है गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? किस कण को जो है दैवी कण या गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं? किस कण को गॉड पार्टिकल के नाम से या दैवी कण के नाम से जाना जाता है? उसका आप नाम लिख के बताइए। सबसे बाद में खोजा गया था, ठीक है, गॉड पार्टिकल। ये दो वैज्ञानिकों ने खोजा था इसको, इसलिए इसको गॉड पार्टिकल या उन्हीं के नाम पे जो है कहा जाता है। किस कण को कहा जाता है? गॉड पार्टिकल। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे। तो ईंट पर नाच पाए, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की चैडविक, पॉजिट्रॉन की एंडरसन। क्या डायनामाइट की खोज पाउली ने की थी? ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। किरचॉफ का आप नियम पढ़ते हैं, किरचॉफ के आप लोगों ने इंटर में नियम पढ़े होंगे फिजिक्स में। एक श्रेणी क्रम का आता है, एक समांतर क्रम में आते हैं। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रेणी क्रम में जाकर लगाते हैं R, ठीक है, रेजिस्टेंस को R1, R2 प्लस R3। ठीक है, ये श्रेणी क्रम होता है। समांतर क्रम में घरों में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है समांतर क्रम लगाने का। ठीक है, अब घरों में अगर पूछा जाए विद्युत वायर किस क्रम में लगाए जाते हैं? तो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, इनको याद रखेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं डायनामाइट। डायनामाइट की खोजकर्ता कौन है? डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है? तो ये बिल्कुल चौथा ऑप्शन से हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल जी है। कौन है अल्फ्रेड नोबेल? इन्हीं के नाम पे जो है ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पढ़ाया जाता है, आपको स्टैटिक वाली क्लास में पढ़ाया जाता होगा। ठीक है, कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति का नोबेल अलग होता है। तो इन्हीं अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट के विस्फोटक की खोज की, इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक है। बिल्कुल बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। शक्ति का मात्रक क्या है इसमें से दिया है, ठीक है। शक्ति हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या है इसमें? हर्ट्ज है या वोल्ट है, वाट है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो होगा नहीं, तो क्या है, ये तो पहले ही काट दीजिए, ठीक है। वोल्ट है विभवांतर का होता है, ये भी नहीं होगा। हर्ट्ज किसका होता है? ये आवृत्ति का होता है, फ्रिक्वेंसी का होता है। किसका होता है ये मात्रक? ये आवृत्ति का होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी शक्ति का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही वाट। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अभी पीछे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल ऑप्शन में सही होगा, ठीक है, वाट। चलिए क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन अगला बहुत ही शानदार है। क्या है? हाँ देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। हल्का हल्के छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन है बहुत अच्छे, है ना। इसमें पूछ रहा है, बिल्कुल आपको सपोर्ट करें, ठीक है। बिल्कुल कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए सही सम्मिलित नहीं है, पीछे सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, अगर इसमें देख लेंगे। सबसे पहला दिया है नॉट। नॉट से समुद्र जहाज की गति मापी जाती है, नॉटिकल मील से दूरी मापी जाती है, कैलोरी से उष्मा, एम्पियर से विद्युत धारा, एम्पियर विद्युत धारा मापते हैं, ठीक है। अब बताना इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कौन सा सही इसमें से सही नहीं है? देखिए एक बार और कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए, इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। नॉट से क्या है? समुद्र के जहाज की गति मापी जाती है, बिल्कुल सही है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही सम्मिलित है, ठीक है, सही है। कैलोरी से क्या है? उष्मा, ठीक है, कम आप करते हैं। विद्युत धारा एम्पियर, ठीक है। अब नॉटिकल मील, यहाँ पे केवल दूरी लिखा है, नॉटिकल मील यहाँ पे केवल दूरी लिखा है। अगर यहाँ पे सामुद्रिक दूरी होता है, कौन सी दूरियां? सामुद्रिक दूरियां, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि समुद्र की दूरियों को मापते हैं, किसमें मापा जाता है? नॉटिकल मील में, यानी बी ऑप्शन ये आपका ये इनकरेक्ट है, यही सही सम्मिलित नहीं है। बाकी नॉट से समुद्र जहाज की गति दिया है, कैलोरी उष्मा का माप करता है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूरी न देकर के सामुद्रिक दूरियां होती है, किसमें? नॉटिकल मील में। एक नॉटिकल मील जानते हैं कितने के बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील, 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। नॉटिकल मील, इसको भी आप याद रखेंगे, ये मान पूछा गया है, ठीक है, 1.852 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर ये कहा जाए एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक मील में क्या बताएंगे? 1.609 किलोमीटर, 1.609 किलोमीटर होते हैं, ठीक है, किलोमीटर। चलिए अब आगे बात किया जाए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए यहाँ पे बात किया जा रहा है एक बैरल। देखिए तरल के मापने के मात्रक इकाई आ गई, तरल पदार्थों के मापने की इकाई आ गई, बैरल है, ठीक है। देखते हैं इधर, बैरल जैसे कहा जा रहा है, एक बैरल कितने के बराबर होता है? ये तरल लिक्विड का एक बैरल। एक गैलन कितने के बराबर होता है? गैलन। और एक क्यूसेक में कितने लीटर लगभग ये पानी आता है, ठीक है, एक क्यूसेक। तो क्या इसमें से पहले देख लेते हैं, क्या 179 लीटर के बराबर, 201 लीटर के बराबर, 159, 131 लीटर। तो एक बैरल कितने के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, 159 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। एक बैरल 159, एक गैलन में लगभग 3.6 लीटर होते हैं, एक क्यूसेक में लगभग 10,000 लीटर ये आता है पानी, ठीक है, एक क्यूसेक के बराबर होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, एक बैरल 159 लीटर के बराबर है। ये जो तरल के मापने में कई बार पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट अगर बात किया जाए, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित कह रहा है? नहीं है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा? क्यूसेक द्रव का प्रवाह, क्यूसेक में क्या है? द्रव का प्रवाह है। बाइट है भूकंप, बार है दाब, एंगस्ट्रॉम तरंग है, मापने की इकाई है, ठीक है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? क्यूसेक से भी बताया है, द्रव का दाब, द्रव के प्रवाह मापा जाता है क्यूसेक से, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाइट, ये तो कंप्यूटर में आता है, भूकंप का इससे कोई लेना देना नहीं है बाइट का, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बाइट, ठीक है। बार, ये वायुमंडलीय दाब मापते हैं, बिल्कुल सही है, वायुमंडलीय दाब, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम से, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बाइट का संबंध ये तो टेक्नोलॉजी में आता है भूकंप। अब भूकंप मापने की इकाई कौन सी होती है? किससे मापा जाता है बच्चे? जानते हैं, सिस्मोग्राफ। क्या होते हैं? सिस्मोग्राफ, इसको नोट करेंगे, ठीक है। और क्या होती है? रिक्टर स्केल होती है, रिक्टर पैमाना होता है, ये लॉगरिथम होता है। और एक मार्केली स्केल भी आती है, कौन सी आती है?
मार्केली स्केल, इन तीनों को मापते हैं। ठीक है, अगर ये कहा जाए भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आप बताएंगे सिस्मोलॉजी में। किसमें करते हैं, सिस्मोलॉजी में भूकंपी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भूकंपी गतिविधियों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एंगस्ट्रॉम तरंग, बाकी यही आपका सम्मिलित नहीं था। ठीक है, बाकी सभी सही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, सोनार एक यंत्र होता है, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। क्या इसका प्रयोग डॉक्टर करते हैं, क्या इसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं, या इसका प्रयोग इंजीनियर करते हैं। कौन करते हैं, सोनार का प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आगे की गतिविधियों की जांच के लिए सोनार नामक यंत्र होता है। ठीक है, इसका प्रयोग नौ संचालक यानी जो समुद्र को यानी कि जहाजों को चलाते हैं। ठीक है, ना तो ये डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं, ना ही अंतरिक्ष यात्री करते हैं, ना ही इंजीनियर करते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, किसमें किया जाता है, पायरोमीटर। ठीक है, वायुयान की चाल मापने में उच्च ताप मापा जाता है। पायरोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय घनत्व क्या होगा सही बताएंगे इसमें सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। पायरोमीटर देखिए वायुमंडलीय घनत्व को मापा जाता है, इसमें मापते हैं, इसमें मापते हैं घनत्व को हाइड्रोमीटर, इससे हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से। तो ये यंत्र है। आर्द्रता किसमें मापी जाती है, वायुमंडलीय आर्द्रता को किसमें मापते हैं, ये आएगा हाइग्रोमीटर। क्या आएगा, ये आएगा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। ठीक है, अब ये कहा जाए कि आर्द्रता होती क्या है, इसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी। आर्द्रता बताएंगे तो वायुमंडल में विद्यमान जो अदृश्य जल वाष्प की मात्रा होती है उसे आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, उच्च ताप वायुयान की चाल, वायुयान की चाल को किससे मापते हैं, एरोमीटर। वायुयान की चाल, उच्च ताप क्या होगा, पायरोमीटर। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, उच्च ताप। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, अत्यधिक उच्च ताप मापे जाते हैं। चलिए अगला अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर अगला डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष अभी बताया गया है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष दूरी की है, समय की है, आयु की है, प्रकाश की तीव्रता की है। प्रकाश की तीव्रता की है, आयु मापते हैं इसे, समय मापते हैं, खगोलीय दूरी मापी जाती है। ठीक है, खगोलीय दूरी मापने की एक बड़ी इकाई है। ठीक है, इससे भी बड़ा पार्सेक होता है, इसका मान बताया गया है। अभी जो है अगले क्वेश्चन में इसको आप देख लेंगे। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर यानी कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी होती है लाइट ईयर। दूरी मापने का बहुत बड़ा मात्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, हाँ रिपीट नहीं है। सोनार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है। सोनार जो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, बताया था आप लोगों ने, इसके द्वारा समुद्री नौ संचालकों के द्वारा। ठीक है, जो नाम बताते हैं सोनार का, इसमें से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है, रेडियो तरंगों का उपयोग होता है, श्रव्य, पराश्रव्य या अपश्रव्य का। ठीक है, रेडियो तरंगे, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। रेडियो तरंगे ये रडार से भेजी जाती है, कहाँ से, ये तरंगे रडार से भेजी जाती हैं ऊपर की जानकारी को चेक करने के लिए। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि रडार से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे किस मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पे वापस आ जाती हैं, तो कौन सा मंडल बताया है, कौन सा, आयन मंडल। कौन सा मंडल है, आयन मंडल या थर्मोस्फीयर। ठीक है, आयन मंडल या थर्मोस्फीयर याद रखेंगे। ठीक है, क्या श्रव्य तरंगे होती हैं, श्रव्य तरंगों की तीव्रता कितनी होती है इनकी, यानी जो सुनाई देती है ऑडिबल, ये कितनी होती है, 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेकर के कितने के बीच होती है, 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, याद रखेंगे। पराश्रव्य, ठीक है, इनको हम लोग नहीं सुन सकते, कुछ ही जानवर सुन सकते हैं, जैसे इसमें व्हेल मछली है, कुत्ता है, इनको महसूस करते हैं, चमगादड़। ठीक है, अब पराश्रव्य कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अपश्रव्य जो सुनाई न पड़ती हूँ, यानी इनकी जो आवृत्ति होती है रेंज कितना होता है, 20 हर्ट्ज से भी कम होता है, 20 हर्ट्ज से भी क्या होता है, कम होता है। तो सोनार में किस प्रकार की तरंगें प्रयोग की जाती है, होती है पराश्रव्य होती है। ठीक है, सुपरसोनिक होती है पराश्रव्य, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा। ठीक है, इनका प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है 24। ठीक है, आप फेथोमीटर का उपयोग करते हैं। एक यंत्र लिखा है फेथोमीटर, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, फेथोमीटर का। ये फेथोमीटर का उपयोग, फैदम आप लोगों ने सुना होगा, फैदम, एक फैदम कितने के बराबर होता है। फैदम से क्या मापा जाता है, समुद्र की गहराई। किसकी गहराई, समुद्र की गहराई।
समुद्र की गहराई मापते हैं, गहराई, ठीक है। एक फैदम होता कितने के, 6 फीट के। एक फैदम में कितने फीट होते हैं, 6 फीट होते हैं। कितने फीट होते हैं, 6 फीट होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब क्या कह रहा है, भूकंप का मापते हैं फैदोमीटर से, वर्षा को मापते हैं, वर्षा को रेन गेज में मापा जाता है, किसमें मापते हैं, रेन गेज, ये यंत्र आता है रेन गेज, याद रखेंगे। ध्वनि की तीव्रता भी बताया गया डेसिबल में, इसमें डेसिबल, डेसिबल, ठीक है, याद रखेंगे। समुद्र की गहराई, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, डी, बिल्कुल सही है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई का जो है माप किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला आता है, क्वेश्चन नंबर 25 पे। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, अच्छा किसमें अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल जिसमें अधिकतम होती है, याद करिए, ध्वनि की चाल, ठीक है, किसमें अधिकतम होती है। क्या इसमें सही हो जाएगा, क्या वायु में अधिकतम होती है, या निर्वात में अधिकतम होती है, जल में या स्टील में, ठीक है। इसमें जो किस चीज में ध्वनि सबसे ज्यादा आती है, किस चीज में अगर हम हाथ मारेंगे, ठीक है, या तो उसकी जो है एक तरीके से ऑडिबल जो होती है सबसे तेज सुनाई पड़ती है, क्या वायु में, ठीक है, वायु में तो आती है लेकिन सबसे तेज इसमें से नहीं है। निर्वात में तो बिल्कुल नहीं सुन सकते आप, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्वनि तरंगें कैसी होती है बच्चे, अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य बताया गया था, पहचानने का तरीका है, आधा था इसमें भी आ रहा है, आधा था इसमें आ रहा है, तो आप पहचान लेंगे अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ को, ठीक है। प्रकाश कैसी होती है, प्रकाश तरंगें, प्रकाश कैसी होती हैं, ये प्रा आ रहा है तो प्रा से पहचानेंगे, अनुप्रस्थ, क्या बताएंगे, अनुप्रस्थ तरंगें होती है, प्रकाश तरंगें, ठीक है, अनुप्रस्थ होती हैं, याद रखेंगे। ध्वनि की चाल अधिकतम, अब दोनों में अंतर क्या होता है, अनुदैर्घ्य में जो है माध्यम के कण यानी जो होते हैं ये समानांतर दिशा में ऐसे जाते हैं, लेकिन अनुप्रस्थ में क्या है, एक दूसरे के लंबवत दिशा में ऐसे कंपन करते हैं, ये अनुप्रस्थ है, ठीक है, ऐसे जाते हैं। तो ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम है, वायु में, निर्वात में, क्या जल में होगी, नहीं, सबसे ज्यादा किसमें होती है, स्टील में होती है, ठीक है। स्टील को पीटिए, सबसे तेज इसमें से ध्वनि सुनाई पड़ेगी। तो ध्वनि की ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है, स्टील में होती है, ठीक है। ध्वनि की चाल वायु में कितना होती है, वायु में जानते हैं 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड वायु में होती है। अब ये क्वेश्चन बना है कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है। आप लोगों ने इसको डेरिवेशन को इंटरमीडिएट में सॉल्व किया होगा, कितनी बढ़ती है, 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है, ठीक है। ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है, क्वेश्चन आप याद रखेंगे। ध्वनि की चाल पे जो है, ध्वनि की चाल पे ताप का प्रभाव पड़ता है लेकिन दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ध्वनि की चाल पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, नमी का प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब बारिश के मौसम में ट्रेन की जो आवाज होती है ज्यादा तेज सुनाई पड़ती है, ठीक है। तो ताप बढ़ाने पे ध्वनि की चाल बढ़ेगी, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता पे भी ध्वनि की चाल बढ़ती है। 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना बढ़ जाती है, 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। वायु में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें होती है, स्टील में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 26। न्यूनतम संभव ताप होता है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्या कह रहा है, न्यूनतम संभव ताप होता है, कितना होता है, इसी को बच्चे परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, परम शून्य ताप, इसी को कहा जाता है परम शून्य ताप कहते हैं। यानी टेम्परेचर को ऊपर यानी बढ़ा तो सकेंगे, चाहे इतना बढ़ाते जाइए, 500, 600, 1000, 2000, 2500, 10,000, ठीक है। लेकिन एक नीचे जब माइनस में आएंगे तो एक सीमा है, उसके नीचे माइनस में नहीं जाएगा, उसी को कहा जाता है न्यूनतम संभव ताप। कितने डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, क्या बताएंगे, 1 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल नहीं, -300, 0 डिग्री, ये बिल्कुल सही है, -273 डिग्री सेल्सियस। इसी को क्या कहा जाता है, न्यूनतम संभव ताप या परम शून्य ताप के नाम से इसको जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला डिस्कस किया जाए। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 27। क्या कह रहा है, कितने तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान एक ही होंगे, ठीक है। ये पूछ रहा है कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पे सेल्सियस पैमाना और फारेनहाइट दोनों एक ही होंगे। तो इसके लिए सूत्र बताया था अभी पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले C सेल्सियस C/5 F-32/9, ठीक है। इसमें से कौन से जो है, इसमें रख के देख लीजिए, 212 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री, 100 डिग्री, क्या दोनों के मान एक ही आ जाएंगे या -40 पे, ठीक है। तो जब रखेंगे -40 दोनों में रखेंगे तो ये मान आपका एकदम सेम आएगा। तो इसका नंबर ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा, यानी -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं, यानी कि तापमान सेल्सियस और फारेनहाइट पे बिल्कुल तापमापी एक ही होते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए हैं। इसी तरीके से और भी हम लोग कल परसों तक की ये श्रृंखला को इसी तरह रखेंगे, ठीक है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। बस आप लोग अपना एक प्रेम बनाए रखिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।